कि आज हमारा 5वां श्रृंखला है और इस उपलक्ष्य में हमने अपने बीच में आदरणीय अनिल ताम्रकार जी को, जो रेडियो श्रोता संघ के अध्यक्ष भी हैं और प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो सर, मंच के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि श्रोताओं से एक बार जोरदार ताली बजा के सबका स्वागत करें। और ताम्रकार जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी 5वीं श्रृंखला है आनंद टॉक के माध्यम से, और इसमें हम कटनी आनंद क्लब के सहयोग से आनंद संस्थान के द्वारा एक नई श्रृंखला चालू करें हैं और विशेष वक्ताओं के द्वारा हम आनंद टॉक के माध्यम से आनंद के विषय में उनके क्या विचार है ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो आपका ये सफर शुरू हुआ है, आप कहाँ के हैं, जन्म कब हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से है आपकी, उसके विषय में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो आनंदम केंद्र की इस जगह पर मैं सभी का स्वागत करता हूं और अनोखी पहल के मद्देनजर जब हम बात करते हैं, अनोखे विश्वास को लेकर भावात्मक तौर पर जोड़ने की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आनंद संस्था के द्वारा जो एक पहल की गई है बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है और ये एक ऐसी अनुकरणीय पहल है जो आज की चमक धमक भरी जिंदगी के दौर में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई जगह हो सकती है जहां पर खुशियों को और खूबियों को तराशने की जब बात होती है। अलबत्ता आपने मेरे जीवन के सफर से जुड़े हुए पहलुओं को लेकर जब बात की तो मेरा जन्म कटनी में ही हुआ है और नौनिहाल जीवन से ही रेडियो की तरंगों के आगोश में आकर मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। संगीत की अविरल धारा का जब एहसास इस नौनिहाल जीवन में पड़ा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि संगीत जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर पर मेरे लिए। 5 और 6 वर्ष की उम्र से जब संगीत के आगोश में पूरा तरह समाहित हो गया, यहां तक कि जब मैं रेडियो पर आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनता था तो मुझे लगा कि जब कटनी जैसी छोटी जगहों से आकाशवाणी की तरंगें प्रवाहित हो सकती है तो कटनी जैसे विकसित शहर से क्यों नहीं हो सकती। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने एक प्रेरणा स्रोत दीपक अपने दिल में जलाया और सबसे पहले मैंने अपने जो मित्र होते हैं, अभिनव मित्र रहते हैं, उनसे अपने दिल की मैंने एक बात की और उन्होंने मेरी बात को पूरा सम्मान दिया और शुरुआती दौर की वह कड़ी जब आगे बढ़ने के लिए ललाट हुई और शुरुआत हुई तो धीरे धीरे मेरा हौसला परवान होता गया। मैंने सबसे पहले अपने मित्रों से बात की, फिर सामाजिक जो लोग रहते हैं उस उम्र के दौर में सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर जो आदमी जीवन व्यापन व्यक्त करता है उनसे मैंने बात की। फिर धीरे धीरे मेरा हौसला परवान होता गया और मैंने कटनी में एक एफएम बैंड की शुरुआत की, एक आधारशिला रखी और हालात फिर ये हो गए रहे कि कटनी शहर की इस पावन धरा पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति आता, मैं उससे अपने दिल की बात अवश्य करता था। यह तो हो गई एक एफएम बैंड की बात हो गई, लेकिन जहां तक संगीत की हम बात करें, रेडियो से जोड़ने की बात करें, तो वहीं से मुझे एक गहरा लगाव हुआ रेडियो के प्रति जुड़ने का और जो आज भी अनवरत जारी है। धन्यवाद ताम्रकार जी। क्योंकि जब मैं पहले रेडियो कभी सुना करता था तो हर फरमाइशी कार्यक्रम में एक नाम कटनी से जरूर हुआ करता, अनिल ताम्रकार जी का। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दिन में आप लगभग कितने पत्र लिखा करते थे रेडियो के लिए? शुरुआती तौर पर मैंने जबलपुर आकाशवाणी के अंदर और रीवा में अपना पत्र डाला और मुझे लगता है उस समय मैं बहुत 9वीं 10वीं पढ़ता रहा और धीरे धीरे फिर मैंने जो शौक शुरू किया तो अंतिम समय तक मेरे पत्रों की संख्या 60 से 70 प्रतिदिन की हो गई और शायद ही कोई हिंदुस्तान का आकाशवाणी केंद्र होगा जहां पर मेरे नाम ना गूंजते होंगे। रेडियो पर गाना सुनना अलग बात होती है, लेकिन रेडियो पर नाम सुनने का जो मजा होता है, आनंद होता है, यह भली भांति जानता हूं। और रेडियो के सफर के माध्यम से एक मैंने चीज यह भी सीखी कि जहां तक रिश्तों की बात करते हैं, जब आत्मिक और भावात्मक तौर पर यह संगीत के माध्यम से जो रिश्ता बनता है वह इतना महत्वपूर्ण, इतना मजबूत होता है कि मैंने उसके कई ऐसे नजराने, कई ऐसे मैंने प्रारूप देखे हैं जो आज भी मुझे महसूस होता है कि रेडियो जिंदगी में कितना बहुत महत्वपूर्ण और कितना उपयुक्त था मेरे लिए। जी धन्यवाद सर।
जहां तक कटनी में एफएम रेडियो लाने का जब नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो उसमें एक नाम अनिल ताम्रकार जी का होता है। तो मैं सोचता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संघर्ष यात्रा में एफएम अभी पिछले 28 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने औपचारिक शुरुआत की एफएम में, तो इस यात्रा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत कहते हैं ना कि सफर में हो मुश्किल तो जरूरत और बढ़ती है, और जब कोई रास्ता रोकता है तो हिम्मत और बढ़ती है। ऐसे भावों को जब मैंने एफएम के लिए प्रयास किया, तो शुरुआत के तौर पर मैंने अपनी दूरगामी सोच के माध्यम से यह पहल मैंने शुरू की, और जैसे जैसे मैं चलता गया मुझे कारवां और मिलता गया, और सभी ऐसे व्यक्ति जिन्हों को मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन उन्होंने आंशिक तौर पर जुड़कर मेरी इस पहल पर साथ दी। शुरुआती तौर पर मैंने ज्ञापन के माध्यम से बात की, जितने भी जनप्रतिनिधि कटनी आते रेडियो श्रोता संघ के माध्यम से उनसे मैंने अपना ज्ञापन दिया। फिर बीच में 10,000 पत्र लिखने की एक मुहिम शुरू की थी कि कटनी शहर से प्रत्येक जो श्रोता है या संगीत से जो दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो व्यापारी संघ हो या जो भी अन्य हो, उनके माध्यम से हमने पोस्ट कार्ड लिखने की मुहिम शुरू की। 10,000 पत्र हमने उसमें भेजे। एक हस्ताक्षर अभियान भी हमने चलाया था, उसमें 10,000 हस्ताक्षर के माध्यम से ज्ञापन हमने दिल्ली में भेजा। तो ऐसे बहुत से ऐसे थे प्रयास से, जिनके माध्यम से आज कटनी शहरवासियों को मनोरंजन की सुविधा मिल चुकी। जी, निश्चित तौर पे सुविधा मिल चुकी है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा था तो बहुत स्पष्ट अभी सुनाई नहीं आ रहा है। तो चूंकि आप जुड़े हैं, जो श्रोताओं को उसकी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो हम उस रेडियो को सुन सकते हैं, एफएम को, शायद आपके माध्यम से हमको पता चल पाए, शायद यदि आपको मालूम हो। नहीं, मैं जहां तक आपको बता दूं कि जो 35 वर्ष का जो लंबा सफर था मेरा, जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य को लेकर मैंने दरअसल मांग की थी, वह मांग पर अभी भी कुछ सवालिया निशान लगा हुआ है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कटनी शहर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं ये चाहता था कि कटनी शहर से आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हो और यहां से इसका लोकल स्तर का प्रसारण हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इससे दिल्ली का प्रसारण तो होता है, दिल्ली का प्रसारण जोड़ दिया गया है, लेकिन अभी कटनी का प्रसारण आज भी अभी तक वंचित है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर 3 घंटे का प्रोग्राम भी कटनी से लोकल स्तर पर यहां से प्रसारित होता है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो मेहनत है, या हम सभी का जो संघर्ष है, काफी हद तक सफल आया। अब रही बात फ्रिक्वेंसी की बात, तो फ्रिक्वेंसी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल होता है, मोबाइल में 101 जब आप उसमें सेट कर देंगे तो मोबाइल में उसमें बजने लगेगा। और ट्रांजिस्टर में जो है, ट्रांजिस्टर में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फिक्स रहती है। आप जब उसकी सीधी खिसकाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पर कैच करके बजने लगेगा। जी, मैंने सुना इस सफर में, इस उपलब्धि में आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जहां तक मैंने सुना कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। तो इस तरह की कुछ उपलब्धियों के बारे में आप चर्चा करेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। बहुत उपलब्धियों का तो जहां तक ऐसा है कि बहुत बड़ा खजाना है, और मेरे 56-57 साल की उम्र में मैंने उपलब्धियों को भी दरअसल शामिल किया है। लाखों रुपए अपने बर्बाद कर दिया, समय ही मेरा बहुत गया, लेकिन आज जब उन उपलब्धियों को मैं महसूस करता हूं, आप कभी भी घर परिवार में आकर मेरे जो मुझे उपहार मिले, आप देख सकते हैं मेरे पास इतना ज्यादा खजाना है कि मैं कह नहीं सकता हूं। अब ये बात अलग है कि उपहारों की जहां तक बात करें तो जामनगर में मेरा बावी फिल्म के गीतकार विट्ठल भाई पटेल के द्वारा सम्मान हो चुका है, जिन्होंने गीत लिखा था झूठ बोले कौवा काटे। प्रसार भारती दिल्ली के द्वारा 2014 में दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र में मेरा सम्मान हो चुका। आज से करीब 25 वर्ष पहले डीवीसी की टीम आई थी कटनी में, और कटनी में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम के सूत्रधार लंदन से मैं मनोनीत किया गया था। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे नाम दर्ज हैं, और देश की अन्य उत्कृष्ट किताबें हैं, कम से कम 15 बुकें हैं जो पूरे देश में चर्चित हैं। उन सभी रिकॉर्ड बुकों में मेरे नाम, रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम दर्ज है। रेडियो में सबसे ज्यादा फरमाइशी पत्र लिखने का रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने 7 लाख फरमाइशी पत्र भेजे हैं, और गौरतलब है कि इन 7 लाख पत्रों का संग्रह मैंने 100 रजिस्टरों में किया है। और आदमी हैरत अंगित तब हो जाता था कि जाहिर सी बात है, जब पूछता कि आपने दावा कैसे किया, तो उस जमाने में जब मैं उसको पोस्ट करता था तो कितने पोस्ट कार्ड मैंने कहाँ लिखे हैं, बकायदा रजिस्टर में एंट्री करता रहा, और पोस्ट ऑफिस में जाकर यूपीसी भी करवाता रहा। हमारे कई ऐसे मित्र, छोटे भाई हैं जो मेरे शौक को देख चुके हैं। भाई मनमोहन दाराजी मेरी दुकान में बैठ चुके हैं, उन्होंने भी मेरा शौक किया था, बहुत छोटा था मेरे से, लेकिन दुकान में आता रहा तो बैठता था, मेरा काम उसने भी किया। ऐसे कई लोग थे
जिन्होंने मुझे सहयोग किया। तो 7 लाख पत्र भेजने का रिकॉर्ड मेरे पास है। और दूसरा बहुत अनोखा रिकॉर्ड ये है जो आज के दौर में मुझे लगता है कि बहुत एक हैरत अंगेज रिकॉर्ड है। संचार संसाधनों की तमाम इजाद होने के बावजूद भी जहां इंटरनेट मोबाइल की दुनिया है, वहां पर ऐसी निर्मित परिस्थितियों के बीच में आज भी मेरे पूरे देश में 4500 पत्र मित्र हैं और इनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने दर्ज किया हुआ। और इन 4500 पत्रों के जो पत्र है पूरे रजिस्टर में की है और उनको दिल से लगाकर मैं अभी भी सहेज कर रखा हूं। और आज भी खतों के माध्यम से जब मेरी उनकी मुलाकात होती है और एक ऐसा रिश्ता होता है कि उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन खतों की आत्मीयता मोहब्बत की दुनिया को कैसा उजागर करती है जहां पर हमें लगता है कि इससे अच्छी कोई दुनिया है ही नहीं। कैसे बहुत से रिकॉर्ड है। चलिए ताम्रकार जी, बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पे हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तकनीक एक नाम अनिल ताम्रकार जी से चर्चा करके। हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से आपको इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ताम्रकार जी आनंद विभाग का एक कार्यक्रम है आनंद टॉक के माध्यम से, इसमें आनंद की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आनंद के विषय में आपके क्या विचार है? आनंद की जहां तक हम बात करते हैं तो मैं यही एक चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात करूंगा कि मुस्कुराने का मकसद मत ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी बेवजह तो मुस्कुराकर देखो, खुद के साथ जिंदगी मुस्कुराएगी। जहां तक मेरा अपना मानना है कि आज की इस आपाधापी भरी जिंदगी में लोगों के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव उनकी जिंदगी में एक ऐसा रोड़ा बन गया है कि चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। न लोगों के मन में वो जहन है। पहले के जमाने में आदमी कहता था कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं तो खुशियों की खातिर प्राप्त करता रहा। लेकिन मुझे लगता है कि आज के जमाने में मायने ही बदल गए हैं और आर्थिक संपन्नता, विलासिता का आकर्षण दरअसल आदमी की खुशियों को दूर ले जा रहा है। मैं तो एक सीधी सी बात जानता हूं कि जिस इंसान के लक्ष्य जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई हसरत नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, आज के जमाने में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी है और सीमित सद्भाव में भी भावना में रहकर, सीमित दायरे में रहकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। और इसी भावना से प्रेरित होकर आप भी यहाँ पर खुशियों को इजहार कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें खुशियां कैसे हासिल करना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि खुशियां जो होती हैं मन में होती हैं, बाजार में कहीं नहीं मिलती, लेकिन हल्की सी अगर पहल की जाए खुशियों को महसूस करने की और दूसरों को देने की, तो हल्की सी मुस्कुराहट, हल्का सा प्रयास, न जाने कितने लोगों की जिंदगी में एक नया उजाला ला सकता है। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी 2-3 बात कही है जिसे मैं सुन रहा था। आपने इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन तनाव बहुत है, बहुत ज्यादा। लेकिन आज हमने एक बुक दी है अल्फिराम की राजानंद संस्थान की एक अवधारणा है जिसमें ये बताया गया है कि आदमी के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। समय नहीं। दूसरी बात, समय सबके लिए है लेकिन खुद के लिए समय नहीं। तो खुद के लिए समय कैसे निकाले, ये हम अल्फिराम के माध्यम से ही बताते हैं। राजानंद संस्थान की अवधारणा की हम उसमें बताते हैं कि आप सबसे जुड़ते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालिए। ये एक अल्फिराम की अवधारणा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। अंतिम दौर पे मैं चाहूंगा कि इस आनंद टॉक के मंच से आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रोताओं को मैं यही कहूंगा कि इसमें प्यार के इस उपवन को भी हमेशा हरा भरा बना के रखें। इस भीड़ दौर में बहुत से आपको लोग मिलेंगे, बहुत सी विचारधाराएं आपको दिशा भ्रमित करेंगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल मत भटकें। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती, मुसीबत होती है, मुझे ही मालूम है। जब मैंने एफएम की शुरुआत की थी, व्यापार लेने जाता था तो लोग बात ऐसा बोलते थे कि जैसा कि मैंने कर्जा खाया हूं। एक लेटर पैड मांगने के लिए मुझे एक महीना लग जाता था। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं, परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करें। आने वाले वक्त में जब चाहने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे आपका ये उपवन जो है, आपका ये पेड़ है, खुद ब खुद हरा भरा होता जाएगा। और प्यार और स्नेह के प्यार के पवित्र उपवन को आप खुशियों के माध्यम से बताते रहें, लोगों को देते रहें, अपनी जिंदगी का हर पल दूसरों के लिए समर्पित करते रहें। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जरूर दिखती है। बस आप लोग ऐसा कभी मत सोचना कि नहीं मुझे हताश हो जाए, मायूस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने चीजें देखी कि कामयाबियों की राह जितनी भी ज्यादा मुश्किल भरी होती है, खुशियों के भाव और प्रसन्नता के भाव उतने ही ज्यादा नए अंदाज से हमें देखने को मिलते हैं। ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ईमानदार से हम एक लक्ष्य की ओर चले तो पूरी प्रकृति भी हमारा साथ देती है और वो इसका एक उदाहरण है आप। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंत में
मैं इस टीम के माध्यम से, राजानंद संस्थान के माध्यम से और मेरी ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत छोटे समय, बहुत कम समय में जो आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया है। लेकिन चूंकि ये आनंद टॉक का एक कार्यक्रम है, इसके माध्यम से एक कार्यक्रम हम लोग और करते हैं संगीत से ध्यान की ओर। अच्छा। आज चूंकि आप रेडियो संघ के अध्यक्ष भी हैं और चूंकि संगीत में भी थोड़ा रुचि, आप गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन में भी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती। कोई ले मेरे खुदा दिल से, कोई किसी के न जेल में, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, मैं भूलूंगा जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।